तो इंपेरिकल फॉर्मूला में मैंने आपको कहा था, आपको एक क्वेश्चन हम सरफेस करते हैं, देते हैं, एक कंपाउंड है जिसका अता पता नहीं मुझे वो क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे नहीं पता, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स का टेस्ट, जो कि आपका क्लास 12th का चैप्टर है प्रॉपरली, कि इनको ढूंढते कैसे है, कि कितना परसेंट है, 11th और 12th दोनों में मिक्स है, वो तब आप पढ़ लोगे। यानी आप सोचिए एक चैप्टर में आपको ये कॉलम भी सिखाया जाएगा कि परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं। तो वो परसेंटेज मैंने आपको क्वेश्चन में दी। एक केस है जहां सोडियम इतना परसेंट है, सल्फर इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है। तो आप जीरो से समझना, पिछली क्लास का भी लोड मत लेना, इतने परसेंट 4 एलिमेंट हैं, और आपके पास सवाल आया, आप टीम वो हो जिसको बताना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सबसे पहली सीढ़ी है किसी भी केमिकल को पहचानने की। उसके बाद हम स्पेक्ट्रम वेक्ट्रम मैच करते रहेंगे, लेकिन पहली सीढ़ी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके लिए एक टेबल, सिर्फ इस टीम को एक टेबल बनाना, लैब में जाना भी नहीं है, लैब में जाने वाला काम कोई और करके दे चुका मेरे को। तो मैंने एक टेबल बनाया जिसमें इनके एटॉमिक मासेस लिखे। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन सोडियम का 23 होता है, एटॉमिक मासेस मेरे पास आ गए। अगले कॉलम में हम क्या करते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जब इनको डिवाइड किया तो मैं कम से कम डेसिमल की 2 या 3 डिजिट तक ही अप्रिशिएट करूंगी। आप डेसिमल के बाद छोड़ नहीं सकते, कि आप इसको यहां पर 6 नहीं कर सकते थे, 6.2 इज कंपल्शन। डेसिमल के बाद की 2 डिजिट अप्रिशिएट करेंगे हम इसमें। तो हमने ये आपको परसेंटेज बाय एटॉमिक मास का निकाल के दे दिया। दिस इज शेयर कैलकुलेशन, जिसकी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। लास्ट क्लास में हमने कोशिश करी, आज मैंने आपके सामने करके रख दी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो वैल्यू सबसे छोटी आती है चारों में से, उस वैल्यू को चुन के चारों को उससे डिवाइड कर देते हैं। ये बड़ा ही इमेच्योर वे है बताने का। मेच्योर वे लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मोलर रेशो निकालना। यानी यहां पर जो मैंने किया है दैट इज मोलर रेशो। जिसका सबसे कम मोल है उसके रिस्पेक्ट में मोलर रेशो, क्योंकि वो 1 आएगा। रेशो स्टार्ट फ्रॉम 1। कभी भी फ्रैक्शनल रेशो देखोगे तो आपको खुद को लगेगा क्या कर रखा है, आप इसको होल नंबर में दीजिए, रेशो मींस होल नंबर। तो उसके लिए मोलर रेशो के लिए सबसे छोटी वैल्यू को आपको 1 मानना पड़ेगा। तो 1 मानने के लिए आप क्या करोगे, सबसे छोटी वैल्यू से चारों को डिवाइड कर दीजिए। यहां अगर आप करेक्ट है तो देखिए कितना क्लियर कट मेरा कैलकुलेशन आया। 3.11 को 3.11 से डिवाइड किया, 1 आ रहा है, सीधे डबल दिख रहा है मेरे को। 0.622 को 0.311 से किया तो सीधे क्या आएगा, 2। यहां आते ही सांस आ जाती है कि यार ये तो क्वेश्चन लंबा था ही नहीं। तभी मैं कहती हूँ नीट में एक्सपेक्ट करो ये क्वेश्चंस, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। 4 के बजाय सिर्फ 2 कॉलम होते तो ये नीट का क्वेश्चन है, 4 कॉलम है तो स्कूल पेपर्स का क्वेश्चन है। तो अगर इसमें 2 और 1 आ गया मेरे पास, क्योंकि नीट में क्या कहेंगे, इसमें हमें चाहिए ही फॉर्मूला सोडियम और सल्फर का, बस हमें सोडियम और सल्फर का फॉर्मूला दीजिए, तो आपको सिर्फ 2 ही कॉलम बनाने, दैट गोज विद नीट। इसके बाद इसमें अब दिख ही रहा है ये क्या होगा, 20, एक डेसिमल का फर्क है। जब ये 2 है तो ये 20 होगा, एंड 4.34 जब आप डिवाइड करके देखोगे अप्रोक्सीमेटली 14 आया, 13.9 आया। इस वाले टॉपिक में अप्रोक्सीमेशन यहां से स्टार्ट होगा। अगर 18.7 आ रहा है तो उसे 19 लीजिए, 5.2 आ रहा है तो उसको 5 लीजिए, 5.5 आ रहा है तो आपको सारों को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मोलर रेशो मेरे पास ये आ गया। तो अभी तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला दिखता है ये, जो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं है ये वाला। पहले मुझे मेरी क्लास बताए, यहां तक क्लियर हो गया, लास्ट क्लास के बेसिस पे रिवाइज हो गया। इसके बाद मैंने, हाँ जी, 6, ओह यस ऑफ कोर्स, ये जिन लोगों ने मेरे को बताया था ना, मैं उनकी पिटाई लगाऊंगी। किन्होंने बताया था मेरे को, अविनाश। अच्छा अच्छा, मैंने सारी कैलकुलेशन तुम्हें कहा था, और मैंने ये भी कहा था अगर एक भी गलती निकली ना जूते तुम्हारे सर पड़ेंगे। तुमने कहा मैम नहीं, अरे मेरा विश्वास तोड़ दिया तुमने। एनीवेज राइट, इट इज एक्चुअली 6.62। अब मुझे बताइए, यहां तक इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना आपके लिए सिवाय कैलकुलेशन के कोई इशू तो नहीं है। कैलकुलेशन के इशू को वी विल टेक केयर, स्लो स्लो आपको प्रैक्टिस देते रहेंगे, टेस्ट में डालते रहेंगे, क्लास में और लेती रहूंगी मैं।
अब इसके बाद इस क्वेश्चन में यहां कोई ये तो पूछा हुआ ही नहीं था। इस क्वेश्चन में डीपीपी का क्वेश्चन 10th है, सब्जेक्टिव लास्ट क्वेश्चन। इसमें मेरे को कह रखा है आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, ये ध्यान रखते हुए कि इसके अंदर सारे हाइड्रोजन जो है वो वाटर की फॉर्म में है। मैंने छोटा सा सेंटेंस लिख दिया कि क्योंकि इसके अंदर गिवन है सारे हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में है। वाटर कौन सा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये लिख रखा है क्वेश्चन में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल के बाद डॉट लगा के लिखा जाता है। तो अगर मैं ये मानूं तो मेरे को इंपेरिकल फॉर्मूला मांगा गया है। इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 20। अब मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला ऐसे देना है कि जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे वाटर में इन्वॉल्व हो। तुम दोनों को दिख रहा है? जितने भी हाइड्रोजन है वो वाटर में इन्वॉल्व हो, तो यहां 10 लिखना पड़ेगा। 20 हाइड्रोजन थे, 20 के 20 वाटर का हिस्सा है, तो बन गए 20 के 20 वाटर का हिस्सा। उसके चक्कर में ऑक्सीजन कितने चले गए वहां? 10। ऑक्सीजन थे कितने? 14। पक्का बाकी के बचे हुए 4 यहां होंगे। तो इसका सही इंपेरिकल फॉर्मूला ये है, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो उसमें पूरे वाटर की तरह प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कोई अलग बॉन्ड सोडियम सल्फर के साथ नहीं बना रखे, तो फॉर्मूला में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा अलग से दिखाना पड़ता है डॉट के बाद। तो इसका अगर आप कर भी देते हो यहां पे खत्म, डोंट एक्सपेक्ट मार्क्स। मार्क्स आपको इसी पे मिलेंगे जब आप करेक्ट फॉर्मूला देते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक और बात कह रखी है, हम आपको मॉलिक्यूलर मास दे रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ। क्योंकि जिस टीम के पास ये सवाल आया है कि ये एक केमिकल मुझे मिला है फलानी चीज में जो नुकसान दे रहा है, पहचानो ये केमिकल कौन सा है, और आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहचान के देना है। मैं इंपेरिकल फॉर्मूला पे बात खत्म तो नहीं कर सकती, मेरा काम ही सबमिट नहीं होगा। सबमिट नहीं होगा, मेरे को पेमेंट नहीं मिलनी, मेरी तो जॉब गई, मेरा तो काम ही साइंटिस्ट होके ये था। तो अब मेरे को इसके अंदर देखना पड़ेगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल के पहले। तो अगर मेरे बच्चे मेरे को करवा सके इंपेरिकल फॉर्मूला मास, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम का मास 23, और 23 कितना हुआ? 46। एक सल्फर है तो 32, 4 ऑक्सीजन मींस 64। इसके बाद में वाटर के 18, 10 हैं तो सीधे 180 कर देती हूँ। ये लग रहा होगा आपको 5वीं 6वीं 7वीं की फीलिंग आ रही होगी। इसको ऐड कर दीजिए, मुझे मोलर मास दीजिए, इंपेरिकल फॉर्मूला मास दीजिए। 322 आई थिंक, चेक एवरीवन। ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया। क्वेश्चन में कहा है कि मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दीजिए अगर इसका मॉलिक्यूलर मास इज 322। तो जैसे ही मेरे को पता चलता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो क्वेश्चन में गिवन है 322। एंड लास्ट क्लास में हमने बात की थी इंपेरिकल फॉर्मूला से निकलने वाले मास को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकलने वाला मास आ जाता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला से निकलने वाला मास आपने कितना बताया मेरे को अभी? नाउ इट इज अंडरस्टूड व्हाट इज दिस N1 मींस जो आपने इंपेरिकल फॉर्मूला दिया था वो ही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो ये 10th क्वेश्चन करते ही थोड़ी और क्लैरिटी आ जाती है। डीपीपी 2 के हिस्से को मुझे थोड़ा सा पकड़ना जरूरी है। अगर अभी भी किसी की डीपीपी 2 पूरी नहीं हुई हो तो आज का दिन लीजिए और पूरा कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला उतना बढ़िया हो नहीं पाया था और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी है इंपेरिकल फॉर्मूला पे। तो आज आप डीपीपी 2 घर जाके अब कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहले तो देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला का इंट्रो जो मैंने दोबारा आपको दिया, क्लियर है सबको? आगे चल सकती हूँ। अभी भी मैं डीपीपी 2 ही ले रही हूँ। अब चाहे किसी ने पिछली क्लास लगाई है नहीं लगाई, कोई केमिस्ट्री आज लाइफ में पहली बार पढ़ रहा है या आखिरी बार पढ़ रहा है, सबके लिए स्टेटस सेम है। ये मैथमेटिक्स है परसेंटेज की। लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था परसेंटेज वाले मैथमेटिक्स में हम लोग थोड़ा सा लैग करते हैं। तो डीपीपी 2 आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को डे टू डे लाइफ के उठा के केमिस्ट्री में कन्वर्ट करके पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। तो अगर मैं उस बात पे आऊं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगर केमिस्ट्री वाले को पूछना है तो वो ऐसा कोई फॉर्मूला ला देगा। अगर ये मेरे को 8th और 9th में मेंटल एप्टीट्यूड के लिए पूछना है तो एक बॉक्स है जिसमें इतनी ग्रीन बॉल्स हैं इतनी रेड बॉल्स हैं, वो ये ला देगा। डिपेंड करेगा ये कॉन्सेप्ट किस क्लास को और किस ऑडियंस को देना, उस हिसाब से एग्जाम्पल बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो माय सजेशन इज ऐसे क्वेश्चंस मैंने सारे इकट्ठे डीपीपी 2 में डाले, परसेंटेज को लेके जो भी
खराब से खराब ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, आपको चैलेंज जो किए जा सकते हैं। तो इसमें मैं आती हूँ, जैसे ये एक कंपाउंड आपको दिया, अभी पिछली स्लाइड पे हमने यही कंपाउंड लिया, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करना, सॉल्व आप लोग कर लोगे। तो आपकी डीपीपी का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन 14 है, कुछ बच्चों ने आज डाउट में दिया, तो इसी चक्कर में मैंने ले लिया कि कुछ के डाउट आया है, जो आज करेंगे उनका भी आएगा। इसमें मेरे को क्वेश्चन में कह रखा है, ये एक कंपाउंड लाए जिसको पेट्री डिश में डाला, फ्लेम पे रख दिया, हीट किया, मतलब हीट करते इसमें 55.9% अमाउंट मास वजन हल्का हो गया, लॉस्ट। हीट करने पे क्या चीज निकलती है? मॉइस्चर। सिर्फ हीट करते ही नॉर्मली मॉइस्चर रिलीज होता है। इसका मतलब 55.9% मास जो लॉस्ट हुआ था वो सिर्फ वो था जो उसके अंदर पानी के तौर पे मौजूद था, मॉइस्चर के तौर पे, वेपर्स थे, जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पे। इतनी सी हिंट देके मुझे इसके अंदर क्या मांग लिया गया? परसेंटेज ऑफ लॉस्ट वाटर देके मुझे इसके अंदर क्या मांग लिया गया? क्वेश्चन 14 देखिएगा क्या मांगा हुआ है। किसी सॉल्ट का फॉर्मूला मांगने का मतलब क्या है? सिंपली एक्स मांगा है। अब ये एक परसेंटेज है मेरे पास कॉन्सेप्ट में, उसको समझना। मेरे को जो गिवन है दिख गया सबको, तो ये भी मेरे को एक लाइन भी इसलिए लिखनी पड़ी कि मुझे आप लोगों को दिखाना है, लेकिन आप लोग खास करके जो परसेंटेज को डे टू डे लाइफ में कम इस्तेमाल करते हैं वो अब समझे। मुझे इतना पता चल सकता है, यहाँ पे ये 2 सोडियम और ये 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, अगर इनका तुम मास निकालोगे 142 आएगा, राइट? तो 142 मेरे पास है, अभी कोई भी नोट करने में ना लगे, पहले समझे। 142 मेरे पास मास है इसका, और कितने वाटर हैं वही सारा खेल है, तो मैंने 18x लिख दिया। एक वाटर का मास है 18x लिख दिया। इतने में 55.9% क्या था? वाटर था। मेरे को वाटर की परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है, तो वाटर की परसेंटेज अगर मेरे को निकालनी होती तो मैं कैसे निकालती? वाटर का मास 18x डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, तो 18x डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, दैट इज गिवन टू मी 55.9। x आ जाएगा। मैंने कुछ लोगों से निकलवाया भी था x, अभी उन्होंने मेरे को x 9.9 समथिंग आया, तो इसमें क्या हो जाएगा? 10। देयर इज माय क्वेश्चन। यही x ही पूछा था, तो x की वैल्यू क्या होगी? 10, और ये Na2SO4.10H2O। ये क्वेश्चन सुन के बहुत इजी लग रहा है, था ही कुछ नहीं, लेकिन जब आपके ऊपर करने पर आती है ना ये बात, तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। इट्स नॉट कि आपको आता नहीं है, आपकी रेगुलर टच में नहीं होती ये चीज। एक और एग्जांपल मैं ले रही हूं जो मैंने सोचा नहीं था, बट सीइंग ऑल ऑफ योर एक्सप्रेशन आई थिंक एक एग्जांपल मुझे और लेना चाहिए, जहां से आप लोगों का ये मेरे को चेक करना है कि कुछ पेन चला के नहीं। वो आर्सेनिक वाला क्वेश्चन कौन सा था? डीपीपी ही है आपकी 9। हरगुन हरनूर दोनों में से एक जना जाओ ज्योति मैम के पास, उनको बोलो मैम कोई पिछली क्लास की प्रिंटेड डीपीपी बची है, ले आओ। तो क्वेश्चन 9th में आर्सेनिक का लेके कुछ एक दे रखा है मुझको, जिसको मेरे को डील करना है। पहले पढ़ लो आप लोग। कोई ऐसी बेंच जहां पर डीपीपी नहीं है, आप लाना भूल गए हो, मैं मंगवाऊं? आप थे पिछली क्लास में? आप नहीं थे? अनंत आप? तो निकाल लो, दोनों शेयर कर लो। हाँ अभी शेयर करो, जाते वक्त ले जाना। आई एम नॉट सेइंग कि अभी अर्जेंसी उस डेस्क पे है जहां पे एक भी नहीं है। तो अगर कहीं पर एक भी डीपीपी नहीं है, लास्ट क्लास की लाना भूल गई हूं, तो मैं अरेंज करवाऊं। अभी आपके पास है? बस तो फिर पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं है। बुला रहा है वो, मत सुनो, बेस्ट। ज्यादा बुलाए तो तुम तो बस, ठीक है, जरूरत क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मिल गई? 2 मिली है, एक एक दे दो मेरे को यार थोड़ी देर के लिए, थैंक यू। मैंने किसी और की भी रखी हुई है अपने पास, सॉरी। विच क्वेश्चन? 9th। अब 9th क्वेश्चन देखिए, फिर नए टॉपिक पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कभी भी, और मेरी 12th का पहला चैप्टर इसी परसेंटेज से भरा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग टाइम टुडे, कि तब आपको रहेगा कि परसेंटेज तो मेरे को आता है। तो अब देखिए क्वेश्चन 9th क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल मैथ्स है इसमें। एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हमने तैयार किया जिसमें आर्सेनिक ऑक्साइड डाला, और आर्सेनिक ऑक्साइड जो डाला वो है, अगर मेरे फॉर्मूला लिखने में गलती हो मुझे बताना बच्चों, छोटा प्रिंट है, मैंने चश्मा नहीं पहन रखा है। O3 है कि O5? O5, AS2O5। तो यहां मेरे पास आर्सेनिक का ये ऑक्साइड है, जिसमें खास तौर से एक बात बोली है, ये 28% है। बाकी का बचा हुआ जो कंटेंट है वो किसका होगा? वाटर का।
आपको अगर मैं एक टेट्रा पैक दूं जूस का और उस पे लिखा हो इसमें एनर्जी इज 28%, उसका क्या मतलब होगा? अगर आपने 100 ग्राम जूस का डब्बा लिया है तो उसमें 28 ग्राम आप एनर्जी यानी शुगर खा रहे हो। परसेंटेज का डे टू डे लाइफ में यही मतलब है। तो इसी हिसाब से कह रहे हैं आर्सेनिक ऑक्साइड का एक स्प्रे तैयार किया इंसेक्टिसाइड के तौर पे जो 28% है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 28%? अगर टोटल सॉल्यूशन आपने 100 ग्राम ली थी तो उसके अंदर आर्सेनिक ऑक्साइड कितना था? 28 ग्राम। बाकी क्या बचता है उसमें? कितना बचता है? वाटर कितना? 72 ग्राम्स। वाटर हुआ तुम्हारा इसमें 72 ग्राम्स, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अब अगले पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, आगे पूछने के तरीके से समझिएगा, इसके समझाने के लिए बस वर्ड्स नहीं है, मैं सॉल्व करके ही समझा पाऊंगी। पढ़ लीजिए बाकी लोग भी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आर्सेनिक इन दिस प्रिपरेशन? इसमें अब हमें आर्सेनिक की परसेंटेज बताइए आप। किस प्रिपरेशन में? वो जो आप सॉल्यूशन उठा के लाए, स्प्रे बना के लाए। अब 28 ग्राम तो इसके अंदर मौजूद था, इस 28 ग्राम को एक बारी को साइड पे रख देते। मैं आपसे फ्रेश क्वेश्चन पूछती हूं, इसकी अप्रोच। इसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट है? निकाल सकते हैं, लास्ट क्लास निकालते। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू 5। और टोटल करना, आर्सेनिक का मास कितना था मान्य? 75। आर्सेनिक का मास होता है 75, तो 75 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 5 इंटू 100। पहले मुझे बताइए, कोई भी ऐसा बैठा है मेरी क्लास में, लास्ट क्लास अगर ना भी लगा पाए हो, कुणाल, ये समझ आ रहा है कि परसेंटेज कैसे निकाल रही हूं? 16 इंटू 5 कितना ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना इंटू 100। अगर हम ये निकालते हैं तो कितना आया था? तो ये परसेंटेज मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 65 आई। 0.2 छोड़ देती हूं मैं अभी। 28 ग्राम की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं मैं आर्सेनिक ऑक्साइड जो लेती हूं उसमें आर्सेनिक 65 ग्राम होता है, बाकी बचा खुचा कौन होता है? ऑक्सीजन। तो कोई मेरे से इसकी परसेंटेज पूछे आर्सेनिक की, आर्सेनिक ऑक्साइड में तो 65%, लेकिन एक डब्बे में तुम्हें सॉल्यूशन घोल के दिए जिसमें 72 ग्राम तो वाटर है, बाकी बचा हुआ आर्सेनिक ऑक्साइड है। अब तुमसे पूछा है कितना परसेंटेज आर्सेनिक की है, तो इसको इस तरह से समझिए। देयर इज अ बॉक्स जिसके अंदर 28% या ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड मौजूद है, बाकी का क्या है इसके अंदर? वाटर। इसके अंदर मेरे से आर्सेनिक की परसेंटेज पूछी है, तो 100 ग्राम में कितना आर्सेनिक है मेरे से ये पूछा गया है, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब इसको मैं कैसे करूं, ये मेरे पास सवाल आता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड भाई, आर्सेनिक ऑक्साइड कितना है? 28 ग्राम। 28 ग्राम के इतना परसेंटेज निकाल लो। आर्सेनिक ऑक्साइड अगर 100 ग्राम मौजूद होता तो आर्सेनिक कितना था? 65। यूनिटरी मेथड। अगर 100 ग्राम मौजूद होता तो 65, लेकिन इस डब्बे में आर्सेनिक ऑक्साइड मैंने तोल के कितना डाला है? सिर्फ 28 ग्राम। तो 28 ग्राम का 65% कैसे निकालोगे? ऐसे निकलेगा। मैंने ऑक्सीजन का परसेंटेज दे दिया, सॉरी, ऊपर दीजिए आर्सेनिक का। मैं रिवर्स कराने की सोच रही होंगी फिर। तो ये कितना है? 75 इंटू 2। तो आर्सेनिक का परसेंटेज पूछा हो तो मैं आर्सेनिक का निकाल सकती हूँ, ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा हो तो मैं ऑक्सीजन का निकाल सकती हूँ। तो 28 ग्राम का 65% कितना? 2% हैंडल करना इस क्लास 11th कि अगर मैं आपको कहूं एक सैंपल ऑफ मिल्क आपके पास आता है जिसमें 70% मिल्क है, 30% अंडरस्टूड है वाटर है, और उसके अंदर प्रोटीन इतना है, तो प्रोटीन परसेंटेज वाटर की मिल्क की निकालो। तो आप पहले तो क्या सोचोगे? मिल्क का एक सैंपल है जिसमें 30% वाटर है, 70% मिल्क है, उसके अंदर इतना प्रोटीन है, तो प्रोटीन की परसेंटेज आप 70% वाली थोड़ी दोगे, पूरे मिल्क के अंदर कितना प्रोटीन है, एक ग्लास आप जो पी रहे हैं वही दोगे ना। तो 2% को हैंडल करना इस क्लास 11th।
तो अब यहां पर मुझे पता चल गया आर्सेनिक की परसेंटेज होती है आर्सेनिक ऑक्साइड में सिर्फ 65। किसी इंसेक्टिसाइड के डब्बे में तुम 10 ग्राम आर्सेनिक ऑक्साइड डालो, तुम 28 ग्राम डालो, तुम 50 ग्राम डालो, तुम्हें पता होगा तुम कितना आर्सेनिक पहुंचा रहे हो उस तक। तो जो 28 ग्राम तुमने डाला उसका 65% हिस्सा क्या होगा? आर्सेनिक होगा। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन और हैं। ट्रस्ट में ये आसान नहीं होते समझाने, क्योंकि इसमें सारी मैथ्स है, इसमें कुछ केमिस्ट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, आपको पिक्चर क्लियर होगी अपनी अपनी खुद की भाषा में। एक ऐसा ही मैंने आयरन हीमोग्लोबिन को लेके भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी यही झोल है सारा कि एक परसेंटेज और दूसरी परसेंटेज। इसके बाद आप परसेंटेज के सभी क्वेश्चन में घुसने लायक तो हो, नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन घुसने लायक हो आप लोग। हो जाएगा ये क्लियर? एक आधा क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि थोड़ी तो खुद भी प्रैक्टिस हो, डाउट आएंगे तो मैं फिर से लूंगी। क्लियर? तो डीपीपी 2 में एक क्वेश्चन गलत चला गया है, वो जाना ही नहीं चाहिए था, शायद वो क्वेश्चन 21 है ऑब्जेक्टिव का, उसे मत करिएगा, वो लास्ट डीपीपी के लिए है। बाकी अब सारे क्वेश्चन अगली क्लास में आप करेंगे, आपके डाउट्स मेरे को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में मेरे को क्या लेना है, ठीक है? अगर फिर कोई क्वेश्चन अटकेगा तो आई विल टेक इट, क्योंकि अभी तो शायद आज से आपका वेकेशन मोड ऑफ हुआ है, अभी तक तो सब वेकेशन मोड में ही चल रहे थे, इसीलिए मैं आज से प्रॉपर टॉपिक ले रही हूं। तो अब बिल्कुल फ्रेश टॉपिक जीरो से करेंगे। किसी को पहले कुछ आता है उसको भूल के सुनेंगे, ठीक है? इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट, आगे के सारे लेक्चर्स इसी पे जाएंगे। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे मोटा हिस्सा है मोल कॉन्सेप्ट, और वो मोल कॉन्सेप्ट मुझे क्या बताता है? केमिस्ट्री में किसी भी चीज को गिनते हैं अगर, तो वो मोल में गिनते हैं। एक केमिस्ट्री पर्सन के लिए करेंसी का मतलब मोल है। इसके बारे में मैं आपको शुरू में क्लासेस में बता भी चुकी हूं कि एक मोल केमिस्ट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि अगर एक केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का क्वेश्चन आया, ये मैं हर बार डिस्कस करती हूँ, शायद 2-3 बार डिस्कस करती हूँ एक बैच के साथ, क्योंकि हमारे टाइम आईआईटी का ये क्वेश्चन था और हमारी क्लास में बहुत डिस्कस हुआ था कि ये कैसे गलत दे दिया क्वेश्चन, कि एक कंट्री की पॉपुलेशन दे रखी थी और उसका और कुछ नहीं दे रखा था, मतलब सिर्फ पॉपुलेशन और उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी। बेसिक साइंस क्या कहती है? पॉपुलेशन डेंसिटी होगी पर वॉल्यूम या पर एरिया, कितने हर स्क्वायर फीट में जो भी एक मेजरमेंट हो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, दैट इज हाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड। केमिस्ट्री में कैसे तुम पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ सकते हो? एरिया भी नहीं दिया कंट्री का कि हमें एरिया तो दे दो, वो था मोल। कि केमिस्ट्री जो पढ़ रहा है उसको पता होना चाहिए कि अमाउंट, गिनती की एक ही यूनिट है, ऐसा यूनिट, दैट इज मोल। तो आज के बाद से हम सब कुछ मोल में काउंट करेंगे। क्लास 10th का मोल कॉन्सेप्ट या 9th का मोल कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के में है और 11th के मोल कॉन्सेप्ट में एक ही फर्क है। आप लोगों को आज से एक आदत डालनी है, जो मर्जी क्वेश्चन हो, जरूरत हो या ना हो, पहले हर एक को मोल में कन्वर्ट करोगे। दैट इज व्हाई द नेम इज गिवन टू द टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। यूजली क्या होता है, 9th-10th में पढ़ते हैं, मोल मांगा तो है नहीं, मैं क्यों मोल में कन्वर्ट करूं? देयर इज द जिंक्स, ये तोड़ना है आपको। हर क्वेश्चन में पहले आप मोल निकालिए, 10 में से 2 में जरूरत नहीं भी है तो भी निकालिए, अप्रोच यही रखिए। 2-3 लेक्चर्स बाद पता चलेगा, पेन नहीं, अगली क्लास में पेन नहीं उठाने दूंगी मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल में, आज इस लायक बना के भेजूंगी कि नेक्स्ट क्लास में जिस दिन तुम लोग बिना पेन के कैलकुलेशन करने लगे और मेरी गलतियां निकालने लगे, वो टॉपिक हो गया। तो अगली क्लास में पेन नहीं उठेगा, आज उठने देंगे, तब जाके मेरी ये डीपीपी अगली जो है वो कंप्लीट होगी, टॉपिक में कंप्लीट मानूंगी बेसिक का। तो मोल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? मोल होता क्या है? जैसे अ डजन मीन्स 12, सेंचुरी मीन्स 100 विच इज अ फिक्स्ड वैल्यू, उसी तरह से एक मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। बड़ी कैलकुलेशन में बिंदास इसको 6 यूज करिए, अभी कोई सिग्निफिकेंट फिगर वाला मामला तो है नहीं। लिखिए मत कि हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, फॉर्मूला में पुट करते वक्त पूरा पुट करो, कैलकुलेशन करते इसको 6 ले लो। 6.022 इंटू 23 चीजों का कोई भी, देखिए मैं वर्ड कितना नॉन साइंटिफिक बोल रही हूं, चीजों का कोई भी इतनी काउंटिंग को मैं 1 मोल कह सकती हूँ। पॉपुलेशन भी किसी कंट्री की मैं मोल्स में बता सकती हूँ। इट कैन बी एटम specific to this subject, it can be molecule, it can be ion, it can be anything, कुछ भी हो सकता है। एक मोल का मतलब इतनी गिनती है बस। If this definition is known to us, we are good to go to the topic.
तो क्लियर है सबको एक मोल का मतलब। इसके बाद एक मोल के 3 मतलब है, वैसे 3 डेफिनेशन है। पहले मैं 2 ही डेफिनेशन पे चलूंगी, तीसरी गैस की बाद में बात करेंगे, वॉल्यूम की बाद में बात करेंगे। एक मोल का एक और मतलब है प्रिसाइजली, जो सिर्फ इस सब्जेक्ट के लिए, वो क्या? जो भी चीज का एक मोल तुम उठा के लाओगे, प्रिसाइजली फॉर दिस सब्जेक्ट मींस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर तुम कार्बन का एक मोल उठा के लाओगे तो उसके एटॉमिक मास को, कार्बन का एटॉमिक मास लास्ट क्लास क्या था? 12। कार्बन का एटॉमिक मास होता था 12। कभी भी कंप्लीट नहीं है। आज पर तुमने 12 बोला तो तुम फंसोगे, 12U बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये एटॉमिक मास यूनिट है। कार्बन के एक एटम का मास 12U है। उसी मास को अगर तुम ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो, 12U की जगह अगर ग्राम और लगा दो, उसका मतलब ऑटोमेटिकली उसके अंदर इतने पार्टिकल्स आ गए। ये है डेफिनेशन मोल की। बहुत बहुत तगड़ी बात है ये, कि कार्बन के अगर इतने एटम्स आपने इकट्ठे एक जगह किए, दैट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। ठीक है, कोई बात नहीं, है तो पता ही था। और अंडरस्टूड होगा एक मोल किसी भी चीज का, उसका मास क्या होगा, एटॉमिक मास के आगे ग्राम्स लगा दो। तो किसी से कोई कभी आपसे चलते चलते पूछे, और अगली क्लास में बिना पेन के चलते चलते मैंने यही पूछना है, और मैं हर बार कहती हूँ ये चीज कि एक कार्बन का मास कितना होता है। इस टॉपिक को इतना घिसना है हमने कि आप लोगों के मुंह पे चढ़ जाएगा 12 ग्राम। बस गए आप। एक कार्बन का अगर 12 ग्राम होता, तो हर बार कहती हूँ लटका रखे होते मैंने क्लासरूम में, पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एटम्स लटका रखे होते। ये 12 ग्राम का ये रहा कार्बन। 12 ग्राम इलायची या चीनी खरीद के लाओ आप, मुट्ठी में आ जाती है। तो कभी भी ये कंफ्यूजन मत रखना कि सिल्वर का मास 108 ग्राम। ओ भाई, एक सिल्वर का मास अगर 108 ग्राम होता तो एक एटम से मैंने दर्जन चूड़ियां तो बनवा लेनी थी चांदी की, जो इतनी महंगी पड़ती हैं। मैंने बनवा लेनी। 108 ग्राम बिग थिंग, मैं तो बांट रही होती सबको वो। सो एक सिल्वर एटम का मास 108 ग्राम नहीं है, एक मोल सिल्वर एटम का मास मिला के 108 ग्राम है। अगर ये क्लियर हो गया, बस अब इसको आपको भुलवाना है, गलती करवानी है, प्रैक्टिस करवानी है। मेरी आज की क्लास की थ्योरी सिर्फ ये 2 लाइंस है। क्लियर? लिख लिया सबने? ये तो डीपीपी के ऊपर लिख के भी हम दे देते हैं, इसको तो कुछ नोट्स ही नहीं है। मतलब मेरी आज की स्लाइड इंपेरिकल फॉर्मूला की निकाल दूं तो मेरे से 6 स्लाइड नहीं बनी आज, थ्योरी है ही नहीं। अब तो सिर्फ डीपीपी के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिर भी इतनी आसानी से ये प्रैक्टिस नहीं होती, तो मैं अब आपको पहले तो शॉर्ट फॉर्म्स दूं, हम क्या यूज करेंगे टाइम बचाने के लिए। एटॉमिक मास इन ग्राम्स को इतना लंबा हर बार नहीं लिखूंगी मैं। ग्राम एटॉमिक मास आई एम नॉट गोइंग टू राइट इवन इन क्वेश्चन। वेरीफाइड शॉर्ट फॉर्म है ये शॉर्ट फॉर्म आपको जेई नीट में लिखी मिलेंगी। ये वो शॉर्ट फॉर्म्स है जो आपसे अंडरस्टूड है। एब्रीवेशन जीएएम का मतलब क्या है, इसको उल्टा पढ़ा करो। एटॉमिक मास इन ग्राम्स मतलब 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। क्लियर? जीएएम और जीएमएम क्लियर रहेगा सबको। अब इसको पहले यूज कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, उसको सुन लेते हैं। डोंट राइट वट एवर आई एम डूइंग नाउ। अब ये लिखने वाली चीज नहीं है, सीधे क्वेश्चंस लिखना शुरू करेंगे। सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए। कोई मेरे को ये कहता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी फेमिलियर गैस, ग्रीन हाउस गैसेस में आता है ये। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के? 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। जिसने ये लिखने का आलस किया उसके आधे क्वेश्चन आज गलत होंगे। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये समझिए, कोई नोट ना करना, इसको 3-4 प्रैक्टिस ये कराऊंगी, इत्मीनान से गलतियां कराऊंगी, उसके बाद हम कुछ शुरू करेंगे। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं? क्लियर हो गया सबको? एवोगैड्रो नंबर। थोड़ी देर के अंदर अंदर मैं इस एवोगैड्रो नंबर के लिए भी एक एब्रीवेशन यूज करूंगी, शायद आप सबको पता हो। एवोगैड्रो नंबर, NA। ये 6 इंटू 10 की पावर 23 लिखना आपके लिए, मेरे लिए लिखना बोलना डिफिकल्ट है। NA लिखेंगे और आधे क्वेश्चन आपको NA की फॉर्म में ही टिक करने होंगे। 4 ऑप्शन ही NA की फॉर्म में होंगी कि 11th के बच्चे को इतना तो पता ही है NA क्या है, क्यों उस नंबर के गेम में फंसे हम। अब मैं आपसे पूछती हूँ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास, और मैंने यूनिट दे दी है
ग्राम्स में कितना होगा? कार्बन इज 12, 2 ऑक्सीजन इज 32, दोनों को मिलाएं तो 44 बनता है। तो क्या मैं यहां लिख सकती हूँ एवरीवन 44 ग्राम्स? आज के बाद नींद में भी कोई 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहे ना, आपको क्या कहना है? 1 मोल है। 22 ग्राम है मतलब आधा मोल है। यानी कोई आपसे ये पूछता है, मतलब बड़ा बड़ा ही अजीब सी बात कह रही हूं, बट लिटरली इसको लिटरली लीजिएगा। कोई आपसे ये पूछे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भारी है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड भारी है, बड़ा ही अजीब सी बात है। पता है मैम 44 ग्राम भारी है? नहीं, पहले उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। दिस इज वॉट माई प्रेशर इज टू यू टूडे। पहले हर चीज को मोल में कन्वर्ट करोगे। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब 1 मोल, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब आधा मोल। 1 मोल तो भारी होगा ही ना आधे मोल से। किसी ने मेरे को कहा ना 44 ग्राम ज्यादा भारी है, मतलब वो 11th में नहीं आया। मेरे को मोल की टर्म्स में भारी कौन सा है चाहिए, तब आपको पता चलेगा इसका नाम मोल कॉन्सेप्ट क्यों है। तब आपका पेन छुड़वा पाऊंगी मैं, वरना आप पेन पेन लगे रहोगे और उसकी वजह से नर्वस होगे। अब मेरे को आपसे पूछना है थोड़ा सा लेवल अप, ध्यान से। जो लोग हमसे मोल कॉन्सेप्ट स्कूल एग्जाम्स के चक्कर में पहले पढ़ चुके हैं वो जवाब नहीं देंगे, क्योंकि वहां भी मेरा पहला एग्जाम्पल यही था। एक कार्बन डाइऑक्साइड में, मैं मोल शोल कुछ नहीं बोल रही, एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? 1। अब मैंने पूछा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन एटम्स हैं? 1 मोल। तो 1 मोल में नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। सिमिलरली 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 2 मोल, क्योंकि एक CO2 के अंदर 2 O हैं। कोई पूछे 2 CO2 में 4 O होंगे, तो 1 मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन होंगे? 2 मोल। जहां 2 मोल आ गया वहां 2Na आ जाएगा। टोटल एटम्स कितने? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एटम्स Na, ऑक्सीजन के एटम 2Na, तो क्या लिख दूं? इस लायक आप हैं कि अल्टीमेट आंसर के लिए आप ये कर सकते हो। इसमें मैं अभी फंसाना नहीं चाह रही कि 6 3 18 होता है कि 12 होता है, ये मैं सोचने नहीं देना चाह रही आपको कि इस तरफ आप उलझो, वो बचा रही हूं, यहां मत उलझो। अभी Na की टर्म्स में चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ये तो आप कर ही लोगे। तो 3Na टोटल एटम्स क्लियर। एक और केस लूं ऐसा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस पे आएंगे। 1 मोल C2H6 में, अब आप लोग जवाब देंगे, सुहानी कितने कार्बन एटम्स हैं? 2 मोल, तो नंबर दो यार। 2 एवोगैड्रो नंबर। एवरीवन क्लियर? इसका मास इन ग्राम्स बताइए। 1 मोल C2H6 का मास इन ग्राम्स। 2 कार्बन 12 और 12 24 और 6 हाइड्रोजन 30। तो क्या लिखूंगी मैं? अब हाइड्रोजन के एटम्स तो ना पूछू, बचकाना हो जाएगा, फिर भी चलो लिख देती हूं। कितने? हाइड्रोजन एटम्स। पेन ना उठाना और मुझे बताना। 1 मोल, ये इथेन है वैसे, C2H6 इज इथेन। 1 मोल इथेन में हाउ मच ग्राम्स ऑफ कार्बन? 24 ग्राम। ये मत सोचना मैम पूछ रही तो कोई डिफिकल्ट होगा, इससे ऊपर है भी नहीं मोल कॉन्सेप्ट। तो मैं डिफिकल्ट नहीं पूछ रही, मैं बार बार पूछ के ये देखना चाह रही हूँ कि पूछ क्यों रहे हो। दिस इज व्हाट आई नीड, कि ये मुझे पता है पूछ क्यों रहे हो। 1 मोल मीथेन के, इथेन के अंदर आपने बताया 24 ग्राम कार्बन होती है। अगर मैं पूछ लूं 12 ग्राम कार्बन से, ध्यान से सुनना, 12 ग्राम कार्बन से कितने मोल इथेन बनेगा? आधा। मोल नहीं सोचा तो ये जवाब तड़ाक नहीं आधा दे पाओगे, सोचो कि इसने कैसे दे दिया। आपको कहा है 1 मोल इथेन, ठीक है? फिर से सुनो क्वेश्चन क्या बोला था मैंने। विद द हेल्प ऑफ 12 ग्राम कार्बन व्हाट अमाउंट ऑफ मोल्स आई कैन गेट ऑफ इथेन? उसके लिए आपको सिर्फ इथेन का फॉर्मूला चाहिए कि 24 ग्राम से 1 मोल बनता है तो 12 ग्राम से आधा मोल बनेगा। अब जो मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस पे लाऊंगी उसमें कुछ ऐसा ही होगा कि जितनी इथेन, जितनी कार्बन आधा मोल इथेन में है, उतनी कार्बन इन चारों में से कितनी किस में है?
दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जेई नीट, कि जितनी कार्बन आधा मोल इथेन में है उतनी ही कार्बन इन चारों में से किस में है। बन गया क्वेश्चन पूरा। उसमें अगर पेन उठा तो मेरी तैयारी में गलती है, मेरे पढ़ाने के तरीके में गलती है, पेन नहीं उठना चाहिए। कि इथेन C2H6, अगर मैं 24 ग्राम कार्बन लाती तो 1 मोल इथेन बनता, 12 ग्राम कार्बन लाई तो आधा मोल इथेन बना है। पहले तो मेरी ये सोच है। तो इन्होंने कहा है क्वेश्चन में आधे मोल इथेन में जितनी कार्बन है, तो पहले मैंने निकाल लिया आधे मोल में कितनी, 12 ग्राम, उतनी कार्बन इन चारों में से कितनी है, किस में है। उसमें भी ऐसा दे रखा होगा 1/4 मोल ऑफ दिस, हाफ मोल ऑफ दिस, 10 मोल ऑफ दिस, 5 मोल ऑफ दिस। अब मोल 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 हो गया बस। और सच्चाई है उसमें पेन नहीं उठना है। आपको जैसे ही पता चल जाए 12 ग्राम कार्बन ढूंढनी है इन चारों में से, फॉर्मूला देखते ही आप बता दोगे किसमें 12 ग्राम है। ये प्रैक्टिस मैं थोड़ी देर में पहुंचाने वाली हूं, उससे पहले ये मोल वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एवरीवन सेट हो जाएगा? ओके ये आखिरी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। ग्लूकोज, मुझे बताइए 1 मोल ग्लूकोज के अंदर कितने मोल हाइड्रोजन एटम्स? 12। कितने मोल ऑक्सीजन एटम? कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के? 1 मोल ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के? फिर से, 1 मोल ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के? 1 क्यों आया था? क्लियर? अब इसमें कुछ भी पूछूं तुम्हारे पास सबका आंसर होगा, तो कोशिश करते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने की, उसके बाद हम फिर इस पे आएंगे अगर कंफ्यूज हुए तो। अब अगर मैंने आपको मोल की डेफिनेशन जो बताई, फिर से लिखती हूं, आप मत लिखना। 1 मोल इज this count, number of atoms, molecules, ions, whatever. 1 mole is also ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? आज इसी 2 डेफिनेशन पे रुकने की कोशिश करेंगे, तीसरी का मौका आया तो वो भी लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस वाली। अगर मेरे को मोल्स निकालने हैं गिवन ग्राम्स में, तो 2 तरीके हैं आपके पास। एक तरीका है, ज्यादातर बच्चे, काफी बच्चे फॉर्मूला पसंद करते हैं। मैं फॉर्मूला कम पसंद करना चाहूंगी क्योंकि मेरे को दिमाग खोलना है। फिर भी कहीं फंसो तो फील फ्री टू यूज फॉर्मूला। बट मेरा सजेशन क्या है, आप अगर मैं आपसे पूछूं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स हैं, अभी अभी किया इसलिए आप तड़ाक से बता भी दोगे कि आप कैसे निकालते हो नंबर ऑफ मोल्स। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हो, उसके ग्राम्स अलग से निकालोगे। 12 और 32 कितना बना मेरे पास? 44। तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो 1 ही मोल है, राइट? क्योंकि आपने बताया 1 मोल का मतलब क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूला से जो मास निकला वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास था, 44 ग्राम। और आप 44 ग्राम में ही पूछ रहे हो, मतलब 1 ही मोल तो है। इसको फॉर्मूला में लिखना चाहूं तो नंबर ऑफ मोल्स सिंबलाइज्ड एज स्मॉल n इज इक्वल्स टू जो भी क्वेश्चन में गिवन मास है डिवाइडेड बाय जो भी उसका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास आता है। यहां पर दोनों ही 44 थे, तो आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स बोल दिया 1। मैं चाहूंगी फॉर्मूला ना इस्तेमाल करो, एक बार मेरे तरीके से सोच के देखो। तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैं आपको दे रही हूं 180, ऑलरेडी गिवन टू यू। 90 ग्राम्स ग्लूकोज में कितने मोल्स? हाफ। 45 ग्राम्स में कितने? फॉर्मूला तो नहीं यूज करना पड़ा, कोशिश करो ना यूज करना पड़े। जैसे ही तुम एक फॉर्मूला पुट करके कटिंग शटिंग करके मोल्स निकालते हो, आधे थक लेते हो, क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो मोल का मतलब क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। फेयर टू यूज दिस फॉर्मूला। अपने आप को एकदम जीरो भी मत करो कि मैंने यूज नहीं करना, कभी करना पड़े तो डोंट माइंड, बट अगर सिंपल कैलकुलेशन दिखे तो हवा में करो कि कितने मोल्स हैं, मुझे ये पता चल जाए। अब अगर मैं आपको कहती हूं 90 ग्राम ग्लूकोज में, पेन नहीं उठेगा किसी का, 90 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? आधा मोल है तो आधे,
90 और अगर इसको स्कूल के या स्टेप्स के या हमारी डीपीपी में जो सोल्यूशन दे रखे हैं उस तरीके से करोगे, आधे पेज का बन जाएगा ये। वहां पे मेरा वॉइस नोट नहीं जा सकता, इसलिए डीपीपी में एक सोल्यूशन देनी पड़ती है। 90 ग्राम में पहले तुमने क्या किया, आधा मोल, आधे मोल, एक मोल में 12 मोल हाइड्रोजन है, तो आधे मोल में कितने होंगे, 6। और अगर तुम इसकी वो सोल्यूशन पे चले जाओ मेरी ही डीपीपी में, लंबा चौड़ा मिल जाएगा तुमको। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट किसी को हॉन्ट करता है और किसी को लगता है लाओ तो सही, क्वेश्चन है यही बस, कि जब तुम्हें ये आदत पड़ गई कि ऐसे ही मोल निकालना है, आपसे सिर्फ एक बात पूछी, 90 ग्राम्स में कितने मोल्स हाइड्रोजन के, तो जो आपने 6 दे दिया, जो कन्वेंशनल तरीका है पहले देखेंगे 180 ग्राम्स में कितने हैं जी, 12, 90 ग्राम्स में कितने हैं, और वो यूनिटरी मेथड, एक का ऊपर नीचे हुआ और हम गलत कर देंगे। तो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, इस चीज के लिए आप लोग प्रिपेयर रहे, नहीं मोल पहले निकालने की आदत डालें, वो क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर पाओगे। अगर पेन ना उठाओ तो आई विल बी वेरी हैप्पी। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1/4, क्योंकि अभी कार्बन डाइऑक्साइड इतना हो गया तुमको याद है, ना भी याद हो तो तुम्हें उसी वक्त निकालना चाहिए, यही ऑब्जेक्टिव में ही ऊपर की इसका मास 44 है भाई, 44 और 11 दिख रहा है, 44 ग्राम का एक मोल है तो 11 ग्राम का 1/4 होगा। 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4, हाफ, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास हमने लास्ट क्लास में बात कर ली है 98 होता है, उसका जस्ट मैंने आधा कर दिया, मास आधा हो गया तो मोल भी आधा हो गया। तो इससे मैं आगे एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं आ रहे कभी, ये मैं सिर्फ मोल निकालने की आदत डाल रही हूं, मैं इसमें एक्सटेंडेड क्वेश्चन फिर डाल दूंगी कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ग्राम्स ऑफ सल्फर विच मैचेस टू एनी वन ऑफ दीज। तो हर एक में आपको सल्फर के ग्राम कैसे मैच करने, यही मेरा आज का क्वेश्चन होगा तब तक। अब ये आपके स्कूल पेपर में आने वाला सबसे लंबा और मुश्किल क्वेश्चन है, हम पेन नहीं उठाएंगे इसमें अभी भी, हम अपने बेसिक पे ही रहेंगे। फॉर्मूला मोल्स निकालने का किसी को यूज करना हो कर सकते हैं, मास गिवन इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास जो भी है। अब दिक्कत क्या आती है, P4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे CO2 था उसमें 3 एटम थे, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ P4 का मतलब क्या है, 4 फॉस्फोरस। एक फॉस्फोरस का मास मैं आपको दे देती हूँ 31, इज गिवन इन क्वेश्चन। आपको निकालना है 15 ग्राम P4 में कितने मोल्स। अब यहां शायद पेन उठाना पड़ जाए मेरे को, क्योंकि पहले तो मेरे को P4 का मास देखना है, 31 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 1। अब मेरे को जरूरत पड़ सकती है भाई, ये हवा में होने वाला नहीं है, सो नॉट टू माइंड। कितने मोल्स आए बताइए, कैलकुलेट करो आराम से, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। 1.2, 1.2, पूरा दो, नहीं इसको भी सॉल्व करो, करो, अप्रॉक्स 1/8 आएगा, 15 के टेबल में 8 से क्या जाता है 120, तो अप्रॉक्स 1/8 के आसपास आएगा। पॉइंट, कोई नहीं, निकालो निकालो, स्कूल पेपर में आता है, निकालो। 0.104, मैं भी वेट कर रही हूँ इसकी कंफर्मेशन का। अगर ये स्कूल पेपर में आता है ना क्वेश्चन, प्लीज फॉर्मूला भी लिखना, सॉल्व करके भी दिखाना, ये मत कहना हमारी मैम ने कहा था पेन नहीं इस्तेमाल करना, डायरेक्ट आंसर नहीं लेंगे स्कूल। चलो भाई, कोरस में आया है कुछ, मैं वेट करूंगी। वैसे 1/8 होता भी 0.12 ही है लगभग, आप देख लो। 1/4 क्या होता है 25, मतलब 0.25, 1/8 क्या होगा, आपको पता है नहीं कैसे करते हैं सारी चीजें, नहीं पता तो मैं बता सकती हूँ किसी दिन, लेकिन जैसे हाफ होता है 50, 50 क्यों बोल रही हूँ मैं, हाफ परसेंटेज में 0.5, ऐसे ही उसका आधा कर दो 1/4 क्या होगा 0.25, उसका भी आधा कर दो 1/8 क्या होगा 0.25 का, 0.25 का आधा कर दो तो 125, ऑफ कोर्स, तो ये आ गया 0.12। तो कुछ कैलकुलेशन में ऐसे हाथ खोलने अब शुरू करेंगे हम, कि अगर मेरी क्लास को हाफ का मतलब पता है 0.5, तो उसको 1/4 का भी पता होना चाहिए, इसका और आधा कर दो, इसका और आधा कर दिया तो 0.25,
इसका और आधा कर दिया 1/8, तो क्या हो गया 0.12 अप्रोक्सीमेटली, तीसरी डिजिट नहीं ला रही मैं। तो अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये हैंडी चीजें इस्तेमाल कर लेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप कटिंग शटिंग में लगे रहते हैं और पड़ोसी जवाब दे जाता है, बस हम तो वहीं खत्म हो लेते, इसका आ गया और मेरा नहीं आया। इसमें ऐसा मत सोचना, हर एक का अपना अलग सिस्टम होगा, सबका थ्रेशोल्ड अलग होता है। मेरे जैसे का थ्रेशोल्ड जो था आपके जितनी थी, एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन होते थे तब ढंग से आता था, बट मेरे पड़ोस में जो बैठती थी उसका था 5 क्वेश्चन में ही समझ आ जाता था। हर एक का थ्रेशोल्ड अलग होता है, तो अपने थ्रेशोल्ड को आइडेंटिफाई करिए, इत्मीनान से करिए। अगला दिख रहा है आपको क्वेश्चन इसी में। आपके पास अब बात समझ आएगी क्यों मैं शुरू से मोल्स 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 गाना गा रही हूं, कि आपको हर चीज के मोल्स पहले निकालने हैं। आपके पास अब है सैंपल साइज क्या दे रखा है, 15 ग्राम। अब जो भी क्वेश्चन है 15 ग्राम P4 पे, उसके अंदर कितने P4 मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले तो आप क्या निकालोगे, मोल्स। आपको पता है एक मोल में कितने होते हैं, 6 × 10⁻23। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ P4, मुझे पता है 0.12 मोल्स। किसके मोल्स हैं बच्चों, ये P4 के। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 × 10⁻, एन में लिखती हूं मैं अभी, क्यों इतने में भी जाएं आप, इतना भी क्यों सोचें। एक मोल में एन और 0.12 मोल्स में कितने, इंटू 0.12, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। P4 की बात हो रही है, तो मेरा आंसर आ गया इतने मॉलिक्यूल्स, यही पूछा था। तो अगर आप मोल ना निकालते, मान लो फर्स्ट पार्ट दे ही ना रखा होता और आपको कह रखा होता 15 ग्राम सैंपल है P4 का, बताओ उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, आपको मोल तो निकालना ही पड़ता और उसके बाद आप मॉलिक्यूल्स देते। तो फर्स्ट पार्ट देने का मतलब क्या था, यहाँ पर स्टेप वाइज आपको आदत डालना, बेटा निकालो पहले मोल ही। अब हम टेस्ट लेते वक्त, ऑब्जेक्टिव लेते वक्त ये वाली लाइन गायब कर देंगे, आपको वो सहारा हटा देंगे जिसमें पहले हमने मोल निकलवा के मॉलिक्यूल पूछ लिया। क्वेश्चन देते वक्त हम फर्स्ट पार्ट देंगे ही नहीं। तुम अपने डिफिकल्ट फॉर्मूला जो आगे मैं दूंगी, किसी को ये मेथड पसंद नहीं आया तो आई विल गिव यू द फॉर्मूला, उसमें घुसोगे और कंफ्यूज होगे। तो पहले आपने निकाला मोल, उसको कितने आराम से मॉलिक्यूल्स निकल गए। तीसरा पार्ट, हाउ मेनी फॉस्फोरस एटम इन सेम सैंपल। अब आपको पता है एक P4 में कितने फॉस्फोरस है, 4। इतने P4 में कितने होंगे, Na इंटू 0.12, ये तो थे P4। अब मेरे से पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, फॉस्फोरस एटम्स, इसको इंटू 4 कर दूं। दैट इज हाउ यू शुड डू द क्वेश्चंस। कोई भी स्टेप में बीच में गायब कर दूं, अल्टीमेटली आपको आना इसी तरीके से। किसी को लगे ये नोट करना है तो कर सकते हैं, चेक कर। अच्छा डीपीपी तो दी नहीं, डीपीपी है अपने पास प्रिंटेड ना, मेरे पास पड़ी है, एक सेकंड डिस्ट्रीब्यूट ही करवा देते हैं। यस करवा दो डिस्ट्रीब्यूट। ये आज की डीपीपी का 6th क्वेश्चन है। ओके सुनो, एक P4 में कितने फॉस्फोरस हैं, तुमने मल्टीप्लाई किया 4 से कि डिवाइड किया। एक P4 में कितने फॉस्फोरस एटम है, 4, और यही मैंने यहां पर आदत डाली थी। एक इथेन में कितने हाइड्रोजन बताए तुमने, 6 से मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइड तो नहीं किया ना। अभी भी जबरदस्ती मत मानना, क्लियर ना हो तो करना, ये अटकने वाली चीज है। तुम पहले नहीं हो ये कहने वाले, हर साल आती है मेरे पास ये चीज, कि एक बार फिर सुनना बच्चे, एक P4 में एक मोल है, अंडरस्टूड है, कितने फॉस्फोरस एटम है, 4 मोल्स P एटम्स। क्लियर, किसमें, एक मोल P4 में। सैंपल में मेरे कितने मोल थे, इतने मोल्स। इतने मोल्स P4 में कितने फॉस्फोरस एटम होंगे। ऑफ कोर्स Na चल रहा है इसके अंदर, अभी तो मैं मोल्स के बारे में बात कर रही थी। पर जब नंबर कोई मेरे से पूछेगा तो नंबर में क्या करूंगी, मोल्स की जगह क्या लिख दूंगी। अब समझो 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया,
क्लियर? ये आपकी आज की डीपीपी का सब्जेक्टिव में शायद 6th क्वेश्चन है, चेक। और किसी को ना समझ आया हो तो बताइए, इसी तरह का एक और ले लूंगी। सबसे अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है इस पूरे टॉपिक का। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़ लीजिए, मैं करवा रही हूं। आप अभी करेंगे नहीं, अभी आप सुनेंगे, समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। आपको अभी क्लास के इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने क्या बताया था? 12 ग्राम कार्बन का मतलब कितने कार्बन एटम्स? 1 मोल का मतलब कितने? 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और मैंने ये भी कहा, एक कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होता तो मैं हाथ में लेके आई हुई होती। मेरे को आप लोगों से चाहिए कि एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, व्हेन यू ऑलरेडी नो कि एक मोल कार्बन एटम्स का मास होता है 12 ग्राम। एक एटम का मास कितना? अगर एक एटम का मास मैं पूछूं, जस्ट टू कंपेयर, ये लिख सकती हूं ताकि कैलकुलेशन में फंसो मत। आप फट काटना शुरू कर देते हो, जैसे ही दिखता है ना 12 और 6 अरे कट रहे हैं, वो काटना शुरू 10 की पावर्स, मेरे को वहां नहीं लेके जाना आपको। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो इसका आता है जेई और नीट का, वो कैलकुलेशन पे कम और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आता है। तो 12/Na एक एटम का मास। एक सोडियम एटम का मास, ये तो कार्बन की बात हो रही थी। अगर मैं तुमसे पूछूं एक सोडियम एटम का मास, 23/Na। अपने आप को बार बार समझाना ही नहीं पड़ेगा, जब मुझे पता है एक मोल का मास 23 होता है, तो एक का मास क्या होगा? 23/1 मोल। तो एक सोडियम एटम का मास क्या होगा? एक ऑक्सीजन का मास क्या होगा? ये तुम लोगों की कोरस आवाज से ही मेरे को पता चलेगा कि मैं आगे क्या लूं। राइट? लास्ट 4 देने हैं मेरे को, चारों में कुछ कंपैरिजन कराना है जो एग्जैक्ट जेई नीट का क्वेश्चन होता है। ए, बी, सी। 1 एटम ऑफ सिल्वर। सिल्वर का अगर एक एटम मांगती मैं तो ये होता। अब जब Na सब में सेम है तो मैं क्यों पुट करूं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इनमें 1 एटम की बात की है मैंने, चारों में किसका एटम सबसे हैवी है इन ग्राम्स? ग्राम्स में ही बता सकोगे। मुझे पता है कि हमें पहले से पता है सिल्वर सबसे हैवी है, राइट? सिल्वर सबसे हैवी है, लेकिन क्या यहां पर आप सिल्वर ही सबसे हैवी रिपोर्ट कर रहे हो? क्यों? अरे न्यूमरेटर सबका बराबर है, सॉरी डिनोमिनेटर सबका बराबर है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसका जब डिवाइड होने वाली चीज सेम ही है तो सबसे हैवी तो कौन है? जो चीज पहले से ही पता है उसको भी तुम लोग गलत कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ सोच रहे हो, क्या जरूरत है? वाई टू ब्रिंग इन कॉम्प्लिकेशन? आपको पहले से पता है सिल्वर का मास 108 होता है, बहुत बार हो गई बात, कार्बन का 12 ग्राम होता है, फिर भी आप सबसे हैवी सिल्वर को बताने में हेजिटेट कर रहे हो। वाई? एक एटम का मास देखिए क्या होता है ग्राम्स में, क्योंकि मैंने ग्राम्स का प्रेशर डाल दिया तो आप आ गए प्रेशर में। कौन सा सबसे हल्का होगा? चेक, कार्बन। क्योंकि हर एक को डिवाइड तो एक ही चीज से कर रहे हैं, उससे थोड़ी मैं ग्रेटर और स्मॉलर निकालूंगी। जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो सबसे हैवी है। तो किसी के भी एक एटम का मास आज के बाद कोई पूछे ग्राम्स में, तो क्या मास होगा? उसका ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब आप लिख क्या रहे हो इस इंफॉर्मेशन को, वो लिखिए। मास ऑफ 1 एटम, ब्रैकेट में लिख दो एनी एटम, किसी भी एटम का मास, अगर एक एटम का मास निकालना है, और बेटा जी एक एटम का मास किस में निकाल रहे हैं हम? ग्राम्स में निकाल रहे हैं, रोजमर्रा की लाइफ के हिसाब से। तो वो क्या होगा? उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अपनी तसल्ली के लिए नीचे एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, जैसे कि कार्बन के केस में 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन होता है 12 ग्राम्स। और ये मेरे को मोल की डेफिनेशन से मिला है। ये कहां से मिला है मेरे को? मोल की डेफिनेशन से। अब
मेरे से पूछा जा रहा है एक कार्बन एटम का मास, तो एक कार्बन एटम का मास क्या होगा? 12/6 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। चेक, और इसको सॉल्व भी कर लो फॉर वंस, इसको सॉल्व भी कर लीजिए। तो वैसे तो दिख ही रहा है, कर लेंगे आप लोग, बट स्टिल 2 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। आज के बाद कोई पूछे कार्बन के एक एटम का मास ग्राम्स में, आप क्या नाम दे सकते हैं? अभी निकाल के देते हैं। क्लियर? एक कार्बन एटम का मास निकल जाएगा। योशिता, ध्रुव, हो जाएगा? एवरीवन, अनंत एंड अनंत, क्लियर? किसी के भी एक एटम का मास अब आप ग्राम्स में ऐसे निकाल सकते हैं, एक एटम का मास। अब फिर पेन छोड़ो और एक चीज याद दिलाओ मेरे को, लास्ट क्लास में भी किया था और क्लास 9-10 में भी किया है। जो यूनिट एएमयू चल रही थी, एटॉमिक मास यूनिट, उसके हिसाब से कार्बन के एक एटम का मास कितना था? ये भी कार्बन के एक एटम का मास है, ये भी कार्बन के एक एटम का मास है। 4 लग रहा है ये यू मेरे को, तो मैं इसको एएमयू लिख देती हूं कि किसी को ये 4 ना लगे। दिस दोनों का एलएचएस तो सेम ही है, एक कार्बन एटम का मास इतना, एक कार्बन एटम का मास इतना। यानी मेरे पास एक और चीज आ गई, मैं ग्राम्स और एटॉमिक मास यूनिट यू को आपस में रिलेट कर सकती हूं। दूसरा सवाल इसी डीबीपी में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव्स में शायद। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड ग्राम्स? अब आप सोचिए, इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. By combining these two equations, can I say this? 12 AMU is equal to 2 into 10 की पावर -23 ग्राम्स। पहले हाँ या ना करिए, फिर नोट करना इकट्ठा, कह सकती हूँ। और एक U अगर मेरे को चाहिए, हो जाएगा सबसे। ये करो कभी भी, और ये मैंने तो कार्बन का एग्जांपल ले लिया, आप हाइड्रोजन का ले लो, ऑक्सीजन का ले लो, सोडियम का ले लो, मैग्नीशियम का ले लो, सब में सेम आएगा आंसर, यू और जीएम का रिलेशन। करिए इसको, करिए इसको। ये पेज, ये स्लाइड सिर्फ एक बात के लिए, एटॉमिक मास इन ग्राम्स और एटॉमिक मास यूनिट में आपस में क्या रिलेशन है। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स। आप चाहें आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 1 करना चाहिए वैसे तो। 1/6 क्या होगा? 0.16। 12 लगा दूं शायद, 666 चलता जा रहा है या है? चलो, काफी लोग बोल नहीं रहे इसलिए मैं भी चुप हो गई हूं। चलता जा रहा है। क्या ये आंसर देने का अच्छा तरीका है? तो मुझे क्या देना चाहिए? 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। एक यूनिट का मतलब इतने ग्राम्स। ये एक बार नहीं, कई बार जेई में आ चुका है, कई बार। कभी एक ऑप्शन बन के, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन के, कभी असर्शन रीजन बन के। इसे अपनी कॉपी में करें और फिर मैं एक आधा क्वेश्चन और उठाती हूँ। तो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन से करते करते मेरे को कितना कुछ मिल गया, बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन तुम लोग कोशिश करो, अगर नहीं हुआ हो तो यहां देखिए, हो रहा हो तो करते चलिए। मेरे से पूछा गया इनमें से किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। गुड क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब इसमें मेरे को चाहिए होंगे मासेस, जो यहां दे नहीं रखे। ज्योति मैम, गोल्ड का मास ढूंढ के देना मेरे को। 194, तो 97, जो मर्जी दे दो, इतना पता है बहुत ज्यादा है। मास भी और कीमत भी भाई बहुत ज्यादा है। चलिए, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में कितने नंबर ऑफ एटम्स, यही पूछा है। अब मेरे को सबसे पहले, मैंने आपको क्या बात समझाने की कोशिश की, पहले मोल निकालोगे, सीधे आंसर नहीं निकालोगे वरना एकदम समझ नहीं आएगा करूं क्या। तो पहले तो मेरे को देखना 1 ग्राम गोल्ड में मोल्स कितने हैं। तो आप सबके लिए मैं यहां कर रही हूं, मोल्स कितने होंगे? 1/197 गिवन मास बाय मोलर मास, इतने मोल्स।
अच्छा, एक मोल में कितने एटम होते हैं? एवोगेड्रो नंबर। तो इतने मोल में कितने एटम होंगे? दैट्स इट। Na की जगह वैल्यू पुट करके अब करिए इसके बाकी के पार्ट्स भी। मतलब आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, सॉरी, इसमें तो पूछा है किसमें सबसे ज्यादा होंगे। वाई टू कैलकुलेट? Na की भी वैल्यू क्यों पुट करो? हर एक के निकालो, ज्यादा पूछे तो कंपैरिजन है, फिर तो मेरे से कोई एग्जैक्ट भी नहीं मांगा हुआ इसके अंदर। तो गोल्ड के बाद क्या है? सोडियम, लिथियम एंड देन क्लोरीन। यस, वही मैं सोचू इतना इजी क्यों। सोडियम, लिथियम, हर एक का सिर्फ इस फॉर्म में लिखो जिस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। किसी का मास चाहिए तो मैं दे देती हूँ। 1 ग्राम। हाँ जी बच्चे। अच्छा, रुको, मेरे को आंसर पे आने का लालच नहीं, वो तो तुम कर ही लोगे। मैं कुछ और ले जाना चाह रही हूँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें चौथा पार्ट इज माई इंटरेस्ट, बट फिर भी कंप्लीट करते हैं बच्चों। 1/23 करेंगे इसके अंदर। इसके बाद इसमें कितने मोल्स हैं? 1/7 की 6। 7 है मास, चलो तुम कहते हो मान लेते हैं। क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है अब। मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। किसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे? आपका गेम खराब हो जाएगा चौथे पार्ट तक आते आते। चौथा पार्ट ध्यान से देखिए। 1 ग्राम Cl2, इसमें पहले आप मोल्स निकालिए। किसके मोल्स निकाल रहे हैं हम? बताना जरा, क्या लिखूं? 1/। अगर आपने 1/71 कर दिया तो आप मॉलिक्यूल्स का नंबर निकाल गए। आपको क्वेश्चन में एटम्स पूछा है, लेकिन जो कन्वेंशनल तरीका है पहले मैं वो कराती हूं। इस पार्ट के आते ये क्वेश्चन ना बहुत कीमती हो जाता है। आप लोग क्या कर रहे हो? जैसे रूटीन में चला आ रहा है, 2 क्लोरीन के मास को देखा 35.5, 35.5 और बन गया क्या? 71। आपने 1/71 मोल्स कर दिया क्लोरीन का, बिल्कुल सही। और उसके बाद इसको एवोगेड्रो से किया, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जिस दिन आपने मॉलिक्यूल्स लिखने में आलस किया ना, आप 100% गलत जाओगे। क्योंकि इसमें आप देखो, थ्योरी है ही 2 लाइन की, कितना मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेंगे तुमसे। तुमको केमिस्ट्री में मल्टीप्लाई डिवाइड पे नहीं रोका जाएगा। ये जो आपने निकाल के दिया नंबर, ये किसका निकाल के दिया? इतने मॉलिक्यूल्स। एटम्स कितने होंगे? दुगने। क्योंकि एक Cl2, और यही मैंने आज शुरू में कराया ग्लूकोज में तुमसे कार्बन के एटम, और तुम तड़ाक तड़ाक दिए जा रहे थे, मुझे पता था तुम दे पाओगे। फिर भी क्यों पूछ रही थी? क्योंकि मेरे को ताना मारने को मिले। अरे शुरू में तुमको जब एटम मॉलिक्यूल का रिश्ता सारा समझा दिया, फिर किसी का दिमाग क्यों नहीं चला यहाँ पे? क्योंकि आपने सोचा ले 1/23, 1/7, 1/71 Na आगे तो क्या ही करना है, ऑब्वियस होगा। उसी ऑब्वियस पे पकड़ लिया आपको मैंने। मॉलिक्यूल्स आइए, अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स पे आइए। 1/71। एक Cl में 2 क्लोरीन एटम्स हैं, तो इतने मोल में कितने होंगे? दुगने। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटू 2 इंटू दिस एटम्स। अब दोबारा दो आंसर। मैक्सिमम पूछा हुआ था या मिनिमम? अब दो आंसर तुम लोग। मैक्सिमम किस में? जरूरी नहीं इसमें दे, आंसर नहीं बदलना चाहिए। मैंने तो एटम और मॉलिक्यूल की तरफ ध्यान खींचा है आपका। सो इट डजंट मीन कि यही आंसर हो। अब दोबारा सोचो, आंसर तुम्हारा वही रहा, लेकिन ये बेवकूफी आप कर रहे थे। पकड़ना चाहूं तो मैं पकड़ लेती। फिर भी देख लो आप, 1/197, 1/23, जिसमें मास सबसे कम है उसी में एटम सबसे ज्यादा होंगे। तो डिनोमिनेटर के हिसाब से चलो। तो अब के डिनोमिनेटर यहां 71 मत सोचना, ये कटिंग होगी 2/71। तो अगर मैंने यहां पर पूछ लिया था मैक्सिमम, तो आपका आंसर अभी भी क्या रहेगा? लिथियम। बट क्लोरीन वाली बात को भूले तो नहीं है ना? क्योंकि मैं इसको एक्सप्लॉइट करूंगी। यहां किसी को कोई दिक्कत कि हम कंफ्यूज हो गए? मैम एक फ्रेश क्वेश्चन देती हूँ, बड़ा अच्छा। डीपीपी का नहीं है, मैं कुछ खुद क्रिएट कर रही हूँ। आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे लगा है मुझे आपसे पूछना चाहिए। लिखो बच्चों, 3 चीजें दे रही हूं। 1 मोल ऑफ वाटर, 1/2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
और 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये 3 दे दिए मैंने आपको। किसके अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे बिना पेन उठाए? पेन नहीं उठाना, अलाउड ही नहीं है, हाथ बांध दिए। हाँ चेतन। थर्ड में अगर मैं पूछूं, एक डब्बा है जिसमें 1 दर्जन केले हैं, दूसरा डब्बा है जिसमें आधा दर्जन केले हैं, तीसरा डब्बा है जिसमें 2.5 दर्जन केले हैं, किसमें केले ज्यादा हैं? इतनी देर नहीं लगाओगे जवाब देने में? तो मोल में क्यों लगाई? मतलब इतना टाइम भी तुमने दे दिया चेतन को कि वो हाथ खड़ा कर पाया। भाई दर्जन की तरह मोल को लो ना, ज्यादा मोल ज्यादा मॉलिक्यूल्स। ये तो आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्ट किया गया है। जिसमें ज्यादा मोल्स उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स, गिनती तो है। तो जब कभी मोल्स में कंफ्यूज हो, दर्जन लगा लो उसके आगे, मोल्स हटा दो। मेथड आ गया कि अगर मेरे से कोई ये पूछता है तो ये तो मेरे को अनपढ़ आदमी बता देगा, केले बेचने वाला, कि 2.5 दर्जन में ज्यादा केले आएंगे। भाई सवाल मेरे को लिखना भी चाहिए था ये नहीं, लेकिन एक बार लिखना जरूरी था ये बताने के लिए। इस चैप्टर के क्वेश्चन में जितनी देर मेरे को लिखने में लगेगी ना, उससे जल्दी आप जवाब दे सकते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदलती हूं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा, फिर सोचो। सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में क्या, फर्स्ट की क्या गलती है? अच्छा, और सेकंड क्या है? 2 मोल। और थर्ड क्या है? यस। पहले मोल निकालो, इसमें कितने मोल हैं? ये तो आज रटा आई हूं, तुम्हारी याददाश्त चली जाए, इसके 44 नहीं जाना चाहिए, नाम भूल जाओ बेशक। इसमें कितने मोल है? 18 का। मैंने आज शुरू में एम्पेरिकल में वाटर का 18 घुसा दिया था दिमाग में, 36 ग्राम, 2 मोल्स। इसमें कितने हैं? 1 मोल O2 गैस। और मैंने क्वेश्चन में पूछा मॉलिक्यूल्स। हमें दूर नहीं जाने की जरूरत तुमसे गलती कराने के लिए। तुम एटम मॉलिक्यूल में गलती करने को तैयार बैठे हो आज। क्या लाऊं मैं? तुम एटम मॉलिक्यूल में गलती करोगे तो तुमने आंसर दिया सेकंड एंड थर्ड बोथ। एटम मॉलिक्यूल ही बहुत है मेरे लिए आज, और आगे मेरे को जाने की जरूरत लग नहीं रही। भाई 32 ग्राम ऑफ O2, हाउ मैनी, क्वेश्चन पे ध्यान देना, मॉलिक्यूल्स। किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा? तो अब इसमें कितने मोल्स आए? इसमें ज्यादा। इसी क्वेश्चन में फिर आओ, यहां के क्वेश्चन के लिए मेरे को डीपीपी की जरूरत नहीं है। किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा? ये तो फंस गई मैं, इजी पूछ लिया। किसमें नंबर ऑफ एटम्स कम, सबसे कम? शाइला, सबसे कम। ज्यादा वाला तो बड़ा ऑब्वियस पूछ लिया था मैंने, लॉजिक नहीं था। सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स किस में है? फर्स्ट। भाई कम पूछा है तो सर्टेनली आंसर इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ज्यादा वाले को तो वैसे ही उड़ा दो जिसके मोल्स ही ज्यादा हैं। एटम्स, इसके अंदर कितने एटम है? 3। तो एटम्स कितने हो जाएंगे? जिसने 3 मोल्स नहीं सोचा ना, पाप लगेगा उसको आज। कि मैं जब से क्लास स्टार्ट की मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मोल्स सोचो, मोल्स। इसके अंदर कितने मोल्स एटम होंगे? कुल मिला के 3 है, 1 मोल में 3 मोल। इसके अंदर कितने एटम्स होंगे? लगे हाथ, इसके अंदर भी बता दो। इसमें 3, और 2 मोल्स वैसे, ये 6। तो मैक्सिमम तो बड़ा ऑब्वियस दिख रहा था जो मैंने पहले पूछा। आई टुक माई वर्ड्स बैक एंड आई आस्क्ड यू अगेन, किसमें नंबर ऑफ एटम सबसे कम? मोल से सोचे बिना जवाब देने में ये दिक्कत आ सकती है, तो पहले मोल सोचा करेंगे। अभी तक मैं क्लास 10th के क्वेश्चन से ऊपर नहीं गई हूं। अगर बड़ा टिपिकल कॉमन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इनमें सबसे भारी कौन है? 4 लिख रही हूं, हैवीएस्ट चूज करना। इन चारों का मास, कौन सा हैवी कौन सा लाइट, मुझे ऑर्डर चाहिए 1 2 3 4 में। सबसे हल्का कौन सा?
दोबारा, फर्स्ट की यूनिट दिख रही है, यू में ही 10 की पावर -24 चला के चले हैं हम आज। एक ग्राम और एक यू, सॉरी, ग्राम और यू में क्या रिलेशन है? यू का मतलब ही 10 की पावर 24 ग्राम्स है। जिसके आगे यू लगा उससे तो हल्का क्या ही होगा? तो सबसे हल्का तो है मेरा फर्स्ट। उसके बाद सोचो, उसके बाद तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। पेन की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं पड़नी चाहिए। 1 मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23.1 का कितना होगा? 2.3 ग्राम्स। 10 ग्राम हाइड्रोजन मैंने दे ग्राम में दिया। ये और हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, एक तो पक्का ग्राम में देते हैं। इसका मास कितना? ये कितने मोल है? 2 मोल। पहले हर चीज को मोल में सोचना है। तो ये कितने मोल है? 2 मोल। 2 मोल का मास ऑक्सीजन एटम का कितना होगा? 32 ग्राम। तो सबसे हैवी इसके अंदर आया फोर्थ वाला, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन आया? थर्ड। उसके बाद कौन आया? ये अभी भी आप पास्ट ईयर सर्च भी कर लो ना, आपको ये लेटेस्ट में मिल जाएंगे क्वेश्चन, बस एग्जाम्पल बदले हुए होंगे। मिलेगा यही, कोई गैस भी डाल देंगे बीच में। मैं भी गैस नहीं लाई आज, क्योंकि अभी मैं 2 पे ही टिकना चाह रही हूँ, लास्ट में लूंगी क्लास के एंड में। तो एक ऑप्शन मेरे पास और बन जाएगा। जबरदस्ती का जो मुझे 10 ग्राम हाइड्रोजन डालना पड़ा, मैं इस इसका वॉल्यूम डालती। बट मैंने वॉल्यूम इसलिए नहीं डाला, मैंने भी पढ़ाया नहीं, वॉल्यूम की टर्म्स में कुछ नहीं करा रही। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आपकी डीपीपी से ही उठा रही हूं मैं, थोड़े थोड़े अदल बदल के, कि आपको ऐसा भी ना रहे कि जो क्वेश्चन दिए मैंने वही करा दिए। वो सारे क्वेश्चन हो जाएं उसके हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट करा रही हूँ। ठीक है, चलिए मुझे अब एक चीज और बताइएगा। हाँ जी, कौन भारी? क्योंकि ये 3 मोल है, 3 × 18, और ये भी 3 मोल है बट 3 × 32। क्लियर? बताइए किसी को यहां तक दिक्कत? तो मोल की अब तक जो मैंने डेफिनेशन दी, इसके आगे मैं खास नहीं पढ़ा रही, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगी, बट मैं रिवाइज करा दूं। 1 मोल की क्या डेफिनेशन पे क्वेश्चन क्रिएट हो रखे हैं। 1 मोल का मतलब इतने पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्पीशीज, कुछ भी। 1 मोल का मतलब अगर वो एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस 2 डेफिनेशन को मैंने एक्सप्लॉइट किया। मेरे पास अभी टाइम है और आप लोग अब सही कर रहे हो, मेरे पास अब गलती कराने को बचा कुछ नहीं। आपने आज के कॉन्सेप्ट को जो टारगेट लेके आई थी वो कर लिया। तीसरी डेफिनेशन सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चन भी जा चुका है इसके ऊपर, और 1-2 क्वेश्चन करा रही हूँ, एंड देन विल क्लोज द क्लास। तीसरी डेफिनेशन क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग। इस पे ही आपको अगर हम तंग करेंगे अगली क्लास में, आज तो नहीं, तो बढ़िया तंग होगे आप लोग। 1 मोल किसी भी गैस का, अब जो मैं डेफिनेशन बोलने वाली हूँ वो बच्चों का दिल नहीं मानता, उसके लिए दिमाग तो मान जाता है बट दिल नहीं मानता। 1 मोल किसी भी गैस का, फिर उस गैस का एक मॉलिक्यूल टेबल टेनिस की बॉल के बराबर है या फुटबॉल के बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी गैस का 1 मोल वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करता है वो फिक्स है। ये तुम्हारा दिल बड़ा लेट मानेगा जाके। 22.4 लीटर्स, अगर आप टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड रखते हो तो। आज इसका लोड मत लेना, कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भूल जाओ। किसी भी गैस को, मतलब मैं यहां पर 2 कंटेनर, 2 गैसेस लेके आती हूं। H2 गैस, एक कंटेनर में मैंने H2 गैस, कंटेनर तो बनाना ही नहीं चाहिए, और O2 गैस, दोनों का 1-1 मोल मैंने पैक किया। किस पे? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। वॉल्यूम कितना? भाई हाइड्रोजन का एटम है इतना सा और ऑक्सीजन का इतना बड़ा, हम ये नहीं मान पाते दोनों के मॉलिक्यूल्स में फर्क कितना है, फिर भी वो स्पेस इक्वल ऑक्यूपाई करेंगे। यस, रिगार्डलेस ऑफ द साइज, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ गैस। आप ले आओ भारी भरकम गैस उठा के कोई, ठीक है, और भी भारी गैसेस अभी धीरे धीरे आपको मिलेंगी जिनका मोलर मास 100 से ऊपर है, उनका वॉल्यूम, और हाइड्रोजन सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम सेम होगा अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो। मतलब 1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अगर एसटीपी मेंशन्ड है तो। गैस इतनी छोटी, गैस इतनी बड़ी,
ये दूर कर देना बात, रिगार्डलेस ऑफ नेचर ऑफ गैस। साइंस क्या चल रहा है, कुछ अलग चल रहा है, दोनों आराम से झुक के बैठे हैं। तो फिर अच्छा बिना पेन के हो रहे हैं, तो कोई ऐसे ढूंढो जो ना होते हो। पीछे से शुरू करो, एसडीपीपी को लास्ट से करो अगर कर ही रहे हो तो। अब इसको मैं सम अप करना चाहूं, ये लोग जो कर रहे हैं करने देना, टेस्ट में गड़बड़ करेंगे ये। दिस इज कॉल्ड एज ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में इतना सा फर्क है, वो मुझे दिख रहा है, ये टेस्ट में गिरेंगे पक्का। एनीवेज, आई एम जस्ट जोकिंग, जो कर रहे हो कर लो। अब मेरे पास तीसरी लाइन जब आ गई, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूं। आप मेरे को बताना किसका वॉल्यूम ज्यादा, वॉल्यूम का ऑर्डर लगाओ, ज्यादा कम, सब एसटीपी पे हैं। बहुत ध्यान से, कुछ ट्रैप है इसके अंदर। 1 मोल ओजोन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, और 1 मोल हाइड्रोजन का, सेम। चाहे मैंने कितना भी कोशिश कर लूं आपको ललचाने की, अगर और एसटीपी है, अंडरस्टूड है, मोल सेम है तो वॉल्यूम सेम है। अब बताना किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा, जिसका मोल ज्यादा। और किसका वॉल्यूम सबसे कम, जिसका मोल सबसे कम। तो अब मैं क्या ये बात कह सकती हूं किसी भी गैस के लिए, 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स इज इक्वल्स टू उसका ग्राम मॉलिक, गैस तो मॉलिक्यूल ही होता है। अब मैं यहाँ ए नहीं लिखूंगी, एटम, सारी गैसेस मॉलिक्यूल है, O2 H2 Br2 Cl2 N2 O3 SO2 SO3, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू, क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ तीनों डेफिनेशन, तीनों 1 मोल के बराबर थी, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू D। तो इफ आई आस्क यू, एक गैस है एक्स गैस, उसका एसटीपी पे, एक्स गैस तो नहीं करनी चाहिए अभी, थोड़ा अर्ली हो जाएगा, N2 गैस, राइट, N2 गैस के आधे मोल का वॉल्यूम कितना होगा, नो पेन, 11.2 लीटर्स। आधा मोल चाहे N2 का लूं, चाहे O2 का लूं, चाहे किसी भी गैस का लूं, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 11.2 लीटर्स। यानी अब मेरे पास, गैस को तो बहुत बाद में देखना पड़ेगा, मेरे को सिर्फ मोल देखना है, वही बात, तुम मोल निकाल लो तो तुम गैस भी निकाल लोगे। अब इसके बाद तुम्हारे पास एक आखिरी चीज आती है, किसी गैस का 2.4 लीटर्स एट एसटीपी, कोई भी गैस है, मैं गैस का तुम्हें नाम भी नहीं बता रही, कोई फायदा तो है नहीं बताने का, आपको पता है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, गैस के नाम से, नेचर से, साइज से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। 2.4 लीटर है एसटीपी पे किसी गैस का वॉल्यूम। एक और गैस है जिसका सेम एसटीपी पे वॉल्यूम है 4.2 लीटर्स, और एक का है 10 लीटर्स। किसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा, हिंट ऊपर है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, हो सकती है ये बात। वापस आओ, किसका मोलर मास ज्यादा। चलिए, कुछ एक्सप्रेशन मेरे को मिल गए, हमें नहीं पता लगा, तो मैं इसको और इजी कराती हूं। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। एक गैस है एक्स, उसका एसटीपी पर 10 लीटर्स, उसका एसटीपी पे, नॉट लीटर्स, मिलीलीटर्स ले लेते हैं, 300 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है 1 ग्राम गैस का। एक गैस है एक्स, आप पहचानते भी नहीं उस गैस को, उस गैस का आप 1 ग्राम मास एक कंटेनर में लाते हो और उस कंटेनर की स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस मेंटेन करते हो। किसी गैस का 1 ग्राम अगर 300 ml वॉल्यूम कैरी करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसका मोलर मास निकालिए। इसको बढ़ाऊंगी अगली क्लास में, लेकिन दे के भेज रही हूं आज। कैसे निकालूं मैं मोलर मास, मुझे पता है किसी भी गैस के लिए अगर 22.4 लीटर्स का मास तुम निकाल लो ना, वही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है।
ये तो क्लियर डेफिनेशन से। अब यहां आप कह रहे हो 300 ml का होता है 1 ग्राम। 300 ml का कितना मास है? 1 ग्राम। अगर मैं 22.4 की जगह 22400 मिलीलीटर का मास निकाल लूं, बात तो एक ही है। 300 मिलीलीटर का मास है 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर का मास कितना होगा? 1/300। इतने मिलीलीटर का मास कितना होगा? काट के बताना कितना आया। कट जाएगा ये 3 और 2 2 4। कितना आया? 74 ले लेती हूं, कोई बात नहीं। ये इसका मोलर मास होगा। मेरे को गैस का नाम जानने की जरूरत भी नहीं है, गैस एक्स दे देंगे हम, क्योंकि जहां हमने गैस का नाम दिया तुम ये तो करोगे नहीं, तुम वैसे उसका मोलर मास दे दोगे। पता ही है नाइट्रोजन दे रहे हो आप, या आप क्लोरीन दे रहे हो, या कुछ दे रहे हो। गैस दी गई एक्स, एसटीपी पे अगर उसके 1 ग्राम का वॉल्यूम दे रखा है, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को पता लग गया 300 ml 1 ग्राम वजन देता है, 1 ml इतने ग्राम देता है, ये कितने ग्राम देगा। इसको मैं फॉर्मूला बेस नहीं करा रही, क्योंकि अगेन मुझे फॉर्मूला बेस पे आज कम जाना है, मुझे कॉन्सेप्ट बेस पे आज जाना है। तो वॉल्यूम को लेके अगेन मेरे को बताना कौन सी गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। चेक। स्टीम दे रही हूं मैं अब। ये वाटर जो है, लिक्विड मत मानना, ये गैस है क्योंकि मैंने स्टीम बनाई है। ठीक है, ऐसे ही इन तीनों गैसेस में आपने देखा, मैंने जो भी आपको दिया, इन तीनों गैसेस के अंदर आप मेरे को बताइए किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा। पहले तो मोल्स बताओगे, इसके अंदर मोल्स कितने हैं? मैं पूरी क्लास सम अप कर रही हूं, तीनों चीजें पूछने वाली हूं। वॉल्यूम किसका सबसे ज्यादा, मतलब वॉल्यूम कितना? आधे मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे 11.2 लीटर्स, इसका 22.4 लीटर्स। अगर मेरा क्वेश्चन ही यहां से स्टार्ट हुआ होता, 11.2 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 22.4 लीटर ऑफ वाटर एंड 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, किसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा? बात तो एक ही है, मोल्स ही निकालने हैं आपने। तो आपके लिए अब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रही, वो थोड़ा ज्यादा बचकाना हो जाएगा, ज्यादा कम, वो बहुत देर से कर लिया। मैं सिर्फ वॉल्यूम को इसके साथ एडजस्ट कर रही हूं कि अब मेरे को इतनी फ्रीडम है नेक्स्ट क्लास में या मेरी डीपीपी के वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे जिसमें आपको गैसेस के वॉल्यूम दे के पूछ रखा है इनमें से किसके नंबर ऑफ मोल सेम होंगे एट एसटीपी, जिनका वॉल्यूम सेम। क्योंकि वॉल्यूम सेम है मतलब मोल सेम है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दो गैसेस के मोल्स अगर सेम है 1 मोल, दोनों का वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, मास, फॉर्मूला, एनीथिंग। तो यहां मैं आज की क्लास क्लोज करती हूं।